नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सीएम लर्नर। आज हम बात करने जा रहे हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपदों के बारे में। देखा था कि वैदिक काल के बाद में कैसे भारत 16 महाजनपदों में बंट जाता है और उसी में से एक महाजनपद था मगध। तो आज हम मगध के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगध का। तो मगध पढ़ने से पहले हम थोड़ी बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि को पढ़ लेते हैं। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया था उस टाइम पे। और क्यों माना गया था, उसका एक कारण था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या था? मगध की दो राजधानियां हुई थी, पहली राजगिरी और दूसरी पाटलिपुत्र। जो राजगिरी था वो बसा था पर्वतों से घिरा हुआ, और जो पाटलिपुत्र था वो वो बसा था नदियों के संगम पे। और नदियां कौन सी थी? गंगा, सोन और गंडक। अब जिस राज्य में कोई आपके बाहरी आक्रमण नहीं होगा तो उसको दूसरी विषयों पर चिंता करने के बजाय उसको अंदर के विकास की ज्यादा वो होगी। इसलिए वो मगध के लोग, मगध महाजनपद के राजा दूसरों महाजनपदों पर आक्रमण करते थे, न कि उन पर खुद पे आक्रमण होता। इसलिए मगध को थोड़ा सा शक्तिशाली माना गया था और महाजनपदों से। तो देखते हैं। तो मगध की दो राजधानियां थी। पहली राजधानी थी राजगिरी है, और राजगिरी का पर्वतों से घिरी थी। दूसरी पाटलिपुत्र, जो गंगा, सोन, गंडक नदी के संगम पर बसी हुई थी। अब देखते हैं मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। मगध किस कारण, क्या ऐसी आवश्यकताएं पड़ गई कि मगध का उदय हुआ? मगध के उदय के तीन कारण बताएंगे। पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये था कि उत्तर वैदिक के लास्ट में हमने देखा था कि लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज से नए नए कृषि के उपकरण बनने लगते हैं, और नए नए कृषि के उपकरण बनने से कृषि अधिशेष कृषि होने लगती है मगध में ही अधिशेष कृषि क्यों होती है? क्योंकि मगध नदियों के संगम पर बसा था, तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और यहाँ वर्षा भी 100 सेंटीमीटर के आसपास होती थी। तो पहले लोहे की खोज से पहले तो वहां पे जंगलों को साफ करके खेतों में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लोहे की खोज के बाद जंगलों को काटकर खेतों में कन्वर्ट करना इजी हो गया, और बाद में वहां पे अधिशेष कृषि होने लगी। अधिशेष कृषि क्या होती है? अधिशेष कृषि वो होती है जब खुद के कमाने के लिए, खुद के खाने के लिए अनाज होने के बावजूद जो व्यापार के लिए अनाज यूज किया जाता था उसको अधिशेष कृषि बोलते थे। दूसरा कारण था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के लिए मैंने बताया कि दो राजधानी हुई मगध की, पहली राजगिरी है, दूसरी पाटलिपुत्र। जो राजगिरी था वो पर्वतों से घिरा था, और पाटलिपुत्र था वो गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर बचा था। तो ये जल रूप था, ये पर्वत रूप था, जिसके कारण बाहरी आक्रमण इन पे कम होता था, और इसलिए इसकी भौगोलिक संरचना के कारण इसका उदय हुआ। तीसरा था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे राजवंश हुए जिनका प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जैसे जिनमें से प्रमुख थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मगध के वंशों को क्रम में सजाओ, तो इनका क्रम यही है। पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। फिर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में क्या था कि मगध सबसे शक्तिशाली था। शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि उसके भौगोलिक कारणों के कारण वो बहुत शक्तिशाली। मगध की दो राजधानी हुई पर्वतों की से घिरा था, एक राजगिरी और पाटलिपुत्र गंगा सोन नदी के संगम पर बसा था। और दूसरा है उदय के कारण। तीन बताए गए हैं। तीन क्या क्या उदय के कारण? आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक क्या? अधिशेष कृषि होने लगी थी। अधिशेष कृषि होने के कारण दो प्रमुख कारण थे। एक तो ये नदियों के संगम पे बसा था, दूसरा लोहे की खोज हो गई थी। तीसरा है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण की बात करें तो भौगोलिक कारण में मैंने बताया था कि राजगिरी और पाटलिपुत्र दो ही राजधानियां थी जो पर्वतों से घिरी थी और गंगा सोन नदी के संगम पर बसी। राजनीतिक कारण ये थे, कुछ यहाँ पे प्रमुख राजा ऐसे हुए जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके सारे वंश को। पहले हम देखते हैं हर्यक वंश को। पहले हम देखेंगे हर्यक वंश को, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे।
संस्थापक थे बिंबिसार। 544 बीसी में मगध की हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जिन्होंने 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना की थी। और इनके बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, वो याद रखना जरूरी है। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनी, राजधानी है वो राजगृह बनाई, और राजगृह की स्थापना भी बिंबिसार ने की थी। स्थापना भी की थी। तो बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई और राजगृह की स्थापना भी बिंबिसार ने की थी। इनके बारे में एक प्रमुख पॉइंट यह है, इन्होंने विवाह करके अपना राज्य विस्तार करना ज्यादा इजी समझा युद्ध नीति के बजाय। तो उन्होंने विवाह कर राज्य विस्तार। तो इन्होंने 3 प्रमुख विवाह किए। पहला था महाकोशला, जो कौशल प्रदेश की राजधानी थी, कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। दूसरी थी चेलना, जो वैशाली की राजकुमारी थी। तीसरी थी श्रेया, जो पंजाब की राजकुमारी थी। तो हमने 2 पॉइंट्स देखे। इन्होंने राजधानी अपनी राजगृह बनाई, विवाह करके राज्य विस्तार करना इजी समझा युद्ध नीति के बजाय। तो उन्होंने 3 विवाह किए। पहला महाकोशला जो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। दूसरी चेलना, जो वैशाली की राजकुमारी थी। तीसरी श्रेया, जो पंजाब की राजकुमारी थी। तो एक मुख्य पॉइंट यह है, राजवैद्य जीवक। ये जीवक किस लिए प्रसिद्ध है? जीवक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों में बिंबिसार ने जीवक को उनकी सहायता के लिए भेजा था, उनकी सेवा के लिए भेजा था। और दूसरा किस लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। और दूसरी, अवंती के राजा जो प्रबोध था, उनको पांडु रोग के उपचार के लिए भी जीवक को भेजा गया था। अवंती के राजा प्रबोध को पांडु रोग के उपचार के लिए जीवक को भेजा गया था। तो इसके लिए बिंबिसार, तो क्या पढ़ा हमने? संस्थापक कौन है? बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। और राजधानी आगे राजगृह, राजधानी अपनी राजगृह बनाते हैं, और राजगृह की स्थापना भी बिंबिसार ने ही की थी। विवाह कर राज्य विस्तार करना इन्होंने इजी समझा युद्ध के बजाय। तो उन्होंने 3 विवाह किए। पहला महाकोशला से किया, जो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। दूसरा चेलना से किया, जो वैशाली की राजकुमारी थी। तीसरा श्रेया से किया, जो पंजाब की राजकुमारी थी। और एक राजवैद्य थे इनके, दरबारी राजवैद्य थे जीवक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 2 कारणों से प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के अंतिम क्षणों में सेवा के लिए जीवक को भेजा गया था। और जो प्रबोध है अवंती के राजा, उनको पांडु रोग के उपचार के लिए भी जीवक को भेजा गया था। तो हम देखते हैं अगले बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में। तो अब बात करते हैं अजातशत्रु, जो कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या करके राज्य हासिल किया था। तो बिंबिसार ने पिता की हत्या करके राज्य हासिल किया था। इसीलिए हर्यक वंश को
पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता मतलब जो पिता को मार कर राजगद्दी हासिल करता है उसको पितृहंता बोलते हैं, पितृहंता वंश भी बोलते हैं। तो दूसरी प्रमुख बात है अजातशत्रु की, वो ये है अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को मगध में मिलाया था। अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को मगध में मिलाया था। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के समय ही तीसरा पॉइंट जो प्रमुख है इसमें वो है जो प्रथम बौद्ध सभा हुई थी वो इसी के काल में हुई थी। जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा हुई थी वो किसी काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध सभा होती है। और कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। तो अजातशत्रु के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी इसने। दूसरा, काशी और वैशाली को मगध में मिला दिया था इसने। और तीसरा, जो पहली बौद्ध सभा थी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध सभा हुई थी जो 483 बीसी में हुई थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी। अब हम बात करते हैं उदयन की, जो कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। उसने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल करी थी। तो तीसरा शासक है उदयन। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र। तो उदयन था अजातशत्रु का पुत्र और उसने भी अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी हासिल की। जो पहली मुख्य बात है वो क्या है? पिता की हत्या कर उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने की थी और अपनी राजधानी भी बनाया था। तो उदयन ने क्या? पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की और पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और उसको राजधानी भी बनाया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? वो भी उदयन ने की थी। और राजगृह से पाटलिपुत्र, कौन से मगध के शासक ने राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? वो भी उदयन ने की थी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने हरेक वंश पढ़ लिया है। हरेक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। तो उसमें 3 शासक इंपॉर्टेंट है। पहला, इसके संस्थापक है। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे बिंबिसार। इनके पुत्र थे अजातशत्रु और जो तीसरे हैं वो है उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन, ये क्या थे? संस्थापक थे और राजवैद्य जीवक किसके काल के थे? बिंबिसार के। और ये थे, इनका बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। और इनके बाद इनकी मुख्य बात क्या थी? प्रथम बौद्ध सभा। अजातशत्रु के काल में हुई थी। उदयन की खास बात क्या थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी भी बनाया था। तो अब हम पढ़ने जाएंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी।
तो संस्थापक कौन है इसके? शिशुनाग खुद इसके संस्थापक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली। अपनी राजधानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। अब शिशुनाग के बारे में कुछ इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसके बारे में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ही याद रखना जरूरी है। अब शिशुनाग के पुत्र थे काकाशोक। काकाशोक के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है। तो काकाशोक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? काकाशोक कौन थे? शिशुनाग का पुत्र था। और काकाशोक की इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन है वो काकाशोक के काल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध सभा कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। तो शिशुनाग वंश का पहला संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और काकाशोक के बारे में पूछा जाता है कि वो किसका पुत्र था? वो शिशुनाग का पुत्र था। दूसरा, द्वितीय बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध सभा काकाशोक के काल में हुई थी। कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। कई बार इस शिशुनाग के बारे में एक क्वेश्चन हो जाता है कि अवंती को जीता था किसने? शिशुनाग ने अवंती को जीता था। अब हम बात करते हैं इसके शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के बारे में। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्धक। तो शिशुनाग वंश में आपको 3 शासक याद रखना है। पहला संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। उसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। और एक बात यह है कि अवंती को किसने जीता था? शिशुनाग ने जीता था। अवंती कौन से थे? जिसके राजा प्रबोध जिसके राजा थे, उसी अवंती की बात है ये। प्रबोध जो कि बिंबिसार के मित्र भी थे, जिन्होंने राजवैद्य जीवक को भेजा था पांडुरोग के उपचार के लिए, वही अवंती है ये। दूसरे शासक हुए काकाशोक जो शिशुनाग के पुत्र थे। और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो 383 बीसी में हुआ था वो काकाशोक के काल में हुआ था। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अंतिम शासक। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के बारे में, वो थे नंदीवर्धक। तो अब हम पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश को देखते हैं एक बार। तो नंद वंश के 2 ही शासक इंपॉर्टेंट है, पहला जो संस्थापक और दूसरे अंतिम शासक। तो जो संस्थापक थे इसके वो है महाजनपदम नंद। नंद वंश के संस्थापक है महाजनपदम नंद। और इनके बारे में कहा था सबसे पहली बार जो उपाधि हासिल की थी वो राजकोट की उपाधि, राकरोट की उपाधि किसने उपाधि हासिल की थी? महाजनपदम नंद ने की थी। पहले राजा अपनी प्रतिष्ठा को जाहिर करने के लिए कुछ उपाधियां हासिल करते थे। तो जो सबसे पहले राजकोट की उपाधि हासिल की थी वो किसने की थी? महाजनपदम नंद ने की थी। पुराणों में दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पुराणों में जो महाजनपदम नंद है इनको परशुराम का अवतार कहा गया है। क्यों कहा गया परशुराम का अवतार? क्योंकि ये महाजनपदम नंद बहुत ही योगिक राजा थे जो युद्ध में बहुत निपुण थे, युद्ध नीति में बहुत ही निपुण थे। इसलिए उनको परशुराम का दूसरा कलिंग जीता था। कलिंग जीता। और कलिंग जीतने के बाद वहां से एक जैन धर्म की मूर्ति थी,
जिनसेन वो उठाकर लेके आए थे। तो कलिंग जीतने के बाद जिनसेन की मूर्ति, जैन धर्म की एक मूर्ति थी जिनसेन, वहां से उठाकर ये लेके आए थे। और ये जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख कहां है? कहां है? उड़ीसा के भुवनेश्वरम में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वरम में स्थित है। जैनसेन की मूर्ति कौन उठा के लाया था? महाजनपद नंद लेके आए थे। और कहां से लेके आए थे? कलिंग से लेके आए थे। जब वो कलिंग जीत के आए थे तब उन्होंने जैन धर्म की मूर्ति वहां से वो उठा के लेके आए थे। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। एक शासक थे खारवेल, उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण करवाया था। अब इसके एक बार रिपीट कर लेते हैं। संस्थापक नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महाजनपद नंद। उन्होंने पहली बार राजकोट की उपाधि हासिल की थी। राजा अपनी प्रतिष्ठा जाहिर करने के लिए कुछ उपाधि हासिल करते थे उनको, उसमें से सबसे पहले उन्होंने की थी राजकोट की उपाधि, सबसे पहले हासिल की थी। उनको परशुराम का अवतार भी कहा गया है। और उन्होंने कलिंग जीता था। कलिंग जीतने के बाद जिनसेन, जैन धर्म की एक मूर्ति थी, जो जिनसेन एक जैन धर्म की मूर्ति थी, वो उठा के लेके आए थे। और वो ये इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख, जो खारवेल ने उड़ीसा के भुवनेश्वरम में बनवाया था। अब हम देखते हैं इसके अंतिम शासक के बारे में, नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अंतिम शासक जो थे वो थे धनानंद थे। अंतिम शासक थे धनानंद। और धनानंद के बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य धनानंद के समकालीन थे। कौटिल्य जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। और एक बार धनानंद ने कौटिल्य को राज्यसभा से अपमानित करके निकाल दिया था। उसके बाद कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी कुछ पुरानी वीडियो जो आपको यहाँ दिख रही होगी वो भी देखें। धन्यवाद।